चाबी लेकर आओ मुझे। अभी लाया सरकार, अभी लाया। हम आज एक बार फिर अपनी वो हवेली देखना चाहते हैं। मुंशी, हवेली की सफाई तो रोजाना होती है ना? जी सरकार, इस हवेली के पुराने नौकर आज भी उसी तरह इस हवेली की सफाई करते हैं जैसे पहले किया करते थे। आज बरसों के बाद इस हवेली में आए हैं तो यूं लगता है जैसे अभी हमारे हवेली वाले बाहर आएंगे और हमें कहेंगे, बिस्मिल्लाह मलिक जी। चचा जान ने हमारी बात न मानकर अच्छा नहीं किया। सरकार, कुएं से बंजर जमीन सैराब होती है, मगर कुएं का पानी खत्म नहीं होता। अगर मलिक साहब ने 100 एकड़ जमीन अस्पताल को दे दी है तो सरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा मुंशी चाचा, जरूर फर्क पड़ेगा। जायदाद में अगर फर्क न पड़ा तो जमींदारी में फर्क जरूर पड़ेगा। और ऐसा ना हो कि हमारी दाढ़ी दूसरों के हाथों में आ जाए। क्या बात करते हो अहमद खान? सरकार, अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि शहर से आए हुए बहू हमारी दाढ़ी पकड़ ले। सरकार, बादशाहों के साथ रहकर मुंशी का दिमाग भी बादशाह हो गया। मुंशी चाचा शाहजमान को तो जानते हो ना? हाँ हाँ, बहुत बड़ा जमींदार है। वो एक मुफलिस आदमी था। घूमता घामता चौधरी के गांव आया। चौधरियों ने उसे रहने के लिए जगह और खाने के लिए रोटी दी। और फिर उसने पीरी मुरीदी का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि चंद ही दिनों में गांव का मालिक बन बैठा। और अब उसकी औलाद बादशाह है और चौधरी की औलाद दरबदर है। बाहर से आया हुआ आदमी कोई ना कोई चक्कर चलाकर हर चीज पे कब्जा कर लेता है। सरकार, अहमद खान ठीक कहता है मुंशी चाचा। सरकार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। सब सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं भी हुआ तो हम ठीक कर लेंगे। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी? वेटिंग रूम में बैठे किताब पढ़ता रहा। गाड़ी आई, सीटियां देती हुई गुजर गई, मुझे पता भी नहीं चला। और इस तरह गाड़ी गुजर गई। आपने शादी क्यों नहीं की? मैं भी वेटिंग रूम में बैठी गाड़ी का इंतजार करती रही, लेकिन मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी नहीं आई। किसी भी गाड़ी में बैठ जाती, कहीं ना कहीं मंजिल पे तो पहुंचा ही देती। टिकट किस स्टेशन का लेती? अभी भी वक्त है। अब जिस गाड़ी में बैठना चाहती हूँ उसके हर कंपार्टमेंट के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक्ड हैं। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मुझे यूं लगता है जैसे आप अपने आप में किला बंद होकर बैठे हो। किस बात का खौफ है आपको? खौफ इस बात का है कि अंदर का चोर कहीं पकड़ा न जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आपको कहीं से कोई लाल मिल गया है जिसे आप दुनिया वालों से छुपाते फिर रहे हैं। हाँ, जिसे लाल मिल जाता है वो सचल सरमस बन जाता है और कहता है वो कूचा इश्क में आया है, कैसा कदम उठाया है,
अब सारा दर्शन पाया है, अब सचल दिल को जलाना क्या और छुप छुप के आहें भरना क्या। बहुत सरकार बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। आइए चाय पीते हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत मुबारक हो हॉस्पिटल। आपको भी मुबारक हो मालिक साहब। लो भाई डॉक्टर, हमने तुम्हारे अस्पताल का इफ्तिताह तो कर दिया। तुम्हारी तंजीम बहुत अच्छे काम कर रही है, खुदा तुम्हें मजीद कामयाबियां अता करे। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आज प्रोफेसर कबीर भी हमारे साथ शामिल होते। क्यों नहीं मालिक साहब, प्रोफेसर कबीर हमारे सरपरस्त भी हैं और हमारी तंजीम के रहनुमा भी हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सके, ज़रूर आएंगे वो। सर मैं तो सोच रहा था कि आप हॉस्पिटल के इफ्तिताह के लिए हमारे गांव गए होंगे। फिलहाल तो मैं नहीं गया साहबजादे, और जब मैं जाऊंगा आई विल गो फॉर गुड। सर आप अपनी तंजीम के लिए खुद तो नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे उसमें काम करने के लिए क्यों रोक रहे हैं आप? देखो, मेरे फ्यूचर का मसला तय हो चुका है, तुम्हारे फ्यूचर का मसला अभी तय होना है। यही तो सर मैं से कहती हूँ कि कुछ अपने फ्यूचर का भी सोचो। होना ठीक कहती है, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो सर आप भी मुझे यही मशवरा देते हैं कि मैं अफसर बन जाऊं? ऊंची क्लास में जाने के लिए इससे अच्छा शॉर्टकट और कोई नहीं है। और इंसान अपनी ज़िंदगी का अकेला मालिक मुख्तार भी तो नहीं होता ना, उसकी ज़िंदगी में दूसरों का भी तो कुछ शेयर होता है। उसके दोस्त होते हैं, अजीज़ वेलविशर्स होते हैं, जो उसके फ्यूचर के लिए ख्वाब बनते हैं। और अपने मरहूम आइडियल्स पर उनकी इन ख्वाहिशों और ख्वाबों को ऐसा कुर्बान कर देना मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी खुदगर्जी है। मोना बिल्कुल ठीक कहती है। सर आप भी तो। मेरा मसला कुछ और है साहबजादा। मैं तो अकेला आदमी हूँ, ना मेरा कोई अजीज है, ना रिश्तेदार, और ना ही कोई ऐसा दोस्त है जो मेरे लिए ख्वाबों की बुनती करता हो। मोना तुम्हें ठीक कहती है, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। प्लीज। यू टू सर। गांव कब जा रहे हो? कल जा रहा हूं सर। सुनो, अपने गांव को, उसकी गलियों को, खेतों को, खलिहानों को जाकर कहना क्या है, आई लव देम। देखिए साहब, सबसे पहले हम कैमरा पैन करके लहलहाते खेत दिखाते हैं। उन खेतों में से एक दोशीज़ा नमूदार होती है जो अपने शबाब की मस्ती में सरशार, रेशमी लाचा, मखमली कमीज और लचकती कमर पर गागर उठाए इटला इटला कर चलती आती है। अचानक दूसरी तरफ से खेतों में से एक हीरो नमूदार होता है और उस हीरो को देखकर हीरोइन जो है वो सहम जाती है, लजाती है, शर्माती है और फिर थिरक
थिरक कर नाचने लगती। वाह वाह वाह, क्या मंजरनामा है और क्या गाने की सिचुएशन है। आधा बर्स। जनाब आदाब अर्ज साहब। नाचीज को दानिश कहते हैं, आधा बर्स नहीं। जनाब नाचीज दानिश साहब, आपने कभी गांव देखा है? क्यों नहीं साहब, कई बार रेल और बस में से गुजरते हुए देखा है। गांव में किसी लड़की को रेशमी लाचा पहनकर किसी नौजवान के साथ नाचते देखा है? ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जनाब फिल्म में ये सब कुछ करना पड़ता है। जो होता ही नहीं वो क्यों करते हो? हम ऐसी बंडल फिल्म नहीं बनाना चाहते। अच्छा साहब, ऐसा करते हैं, अगर आपके पास कोई इससे बेहतर सब्जेक्ट है तो इनायत फरमाएं, नाचीज उसी पर कहानी लिख देगा। चलो हम ही सुनाए देते हैं। जी सुनाइए। नाची साहब, कहानी एक ऐसे आदमी के मुतालिक है जो दौलतमंद है, कुदरत ने उसे हर नेमत से नवाजा है। ठीक। लेकिन उसकी ट्रेजेडी ये है कि जो भी उससे प्यार करता है वो उसकी जात से नहीं, उसकी दौलत से प्यार करता है। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है। अच्छा साहब, फिर क्या होता है? फिर जो कुछ भी होता है वो बेबी आपको बताएगी। वही इस कहानी को पूरा करेगी। खाला, मुंशी को कहकर इनको एडवांस दिलवा दें और काम शुरू कर दें। जी मलिक साहब। ठीक 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 है। अस्सलाम वालेकुम। अरे मंसूर, तुम आ गए? जी, अगर आपको एतराज है तो मैं वापस चला जाता हूँ। तो जाओ, रोको तांगे को। पैदल जाओगे क्या? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अड्डे से पैदल ही आया हूँ। वैसे नूरी, देख लो, मैं अभी घर में पूरी तरह दाखिल भी नहीं हुआ और तुम मुझे वापस भेज रही हो, तो ठीक है। कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम चाची। मंसूर मेरा बेटा है। बेटा खैरियत तो है ना? हाँ चाची, सब खैरियत है। चलो बैठो बैठो बैठो। तुम महीनों के बाद आते हो ना, इस मर्तबा 10-15 दिन के बाद आ गया, तो इसलिए कह रही हूँ। बस चाची, आप सब लोग बहुत याद आ रहे थे, सोचा 1-2 दिन के लिए मिला हूँ। अच्छा किया। माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। आए अपने किसी काम से होगा और एहसान हम पे किया जा रहा है। जी चाह रहा था मिलने को। देखो चाची, ये फिर से मुझे झूठा कह रही है। हाँ, हम झूठ बोलने वाले को झूठा ही कहेंगे। अच्छा जी। जी हाँ। अच्छा अच्छा, बस कर। अब तू इसे चाय भी पिलाएगी या इसे बहस ही करती रहेगी? चाय भी पिलानी पड़ेगी इसे। पिलाती हूँ चाय। लॉर्ड साहब जो हमारे घर आए हैं। अरे कौन डॉक्टर साहब आया है? अपना मंसूर आया है ना? वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटे तुम आए हो? वाह वाह, कैसे हैं चाचा? बैठो। ऐसे लग रहा है आज मेरी आंखों में रोशनी सी आ गई है। हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ नजर आता है। अब पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी आ गई है। चाचा, आपकी सेहत कैसी है? अरे फर्स्ट क्लास हूँ, देखते नहीं हो, फर्स्ट क्लास। अब तो गांव में बहुत बड़ा अस्पताल भी खुल गया है। अच्छा, हाँ, तो अस्पताल में काम भी शुरू कर दिया? अरे हाँ, दूर दूर के देहात से मरीज आते हैं अपने इलाज के लिए। भला हो बड़े मलिक साहब का, बड़ा ही नेक काम किया है उन्होंने, अल्लाह उन्हें खुश रखे। सावंता जी। वालेकुम सलाम। आओ। वालेकुम सलाम। आओ। हाँ, ये रहीम, क्या हाल है? अरे मंसूर, तुम कैसे हो? कब आए? बस अभी पहुंचा हूँ। फूफी का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा सुनते ही वो यहाँ पहुंच जाएंगी। ऐसा करते हैं, चलते हैं वहीं। अरे इसे चाय तो पीने दो। चाची, चाय हम वहीं पी लेंगे। हम अभी आते हैं। तो और कौन जाएगा? मैं ही लेने जाऊंगी ना एयरपोर्ट उसे। हाँ। अच्छा सुनो, वो पापा आए हैं। हाँ मैं जाती हूँ, ठीक है, बाय बाय। मोनू बेटे। जी पापा। बेटे पता है आपको परवेज अगले हफ्ते आ रहा है?
हाँ जी, उसने मुझे फोन किया था, बल्कि अभी साशा से मैं यही बात कर रही थी। लेकिन पापा, आपको कैसे पता चला कि परवेज आ रहा है? मुझे भी उसने फोन किया था। मोना जी। मैं आज बहुत खुश हूं। मेरा परवेज MBA करके वापस आ रहा है। मोना बेटे, परवेज मेरा भतीजा नहीं, मेरा बेटा है। मुझे बेपनाह उससे प्यार है। मुझसे भी ज्यादा प्यार है पापा। अरे पगली, प्यार प्यार ही होता है, प्यार में दर्जाबंदी नहीं होती। तुम मेरी एक आंख हो तो परवेज दूसरी आंख है। बेटे अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए तो बस मैं ये सारा कारोबार तुम्हें सौंप करना कहीं दूर चला जाऊं और अपनी जिंदगी के बाकी दिन बड़े आराम से गुजार दूं। तो पापा मुझसे भी दूर चले जाएंगे? पगली, ये बात तो मैंने ऐसे ही कह दी है। तुम्हारे बगैर तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। चाचा आप सोए नहीं अभी तक बेटा? नहीं नहीं, आए चाचा, बैठे आप। यहाँ बैठे। नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे दो चार बातें ही कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचा। अपने बुजुर्गों के पास बैठने की सादत तो किसी किसी को ही नसीब होती है चाचा। खुदा तुम्हें हर मुसीबत से बचाए बेटा। आज तुमसे एक और बात भी करनी थी। जी जी, कहें। बेटे, नूरी जब पैदा हुई थी तो तुम्हारे बाप ने उसे अपनी गोद में ले लिया था और कहा था कि सावन, ये अब मेरी बेटी है, मैं तुम्हें इसे वापस नहीं करूंगा। ये हम दो भाइयों का मामला था, गुजरे हुए जमाने की बात है। अब जमाना बदल गया है। मैं नहीं चाहता कि हम दो भाइयों का फैसला तुम्हारी राह की जंजीर बने। तुम्हारा जो दिल चाहे कर लो बेटे, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। चाचा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके और अपने मरहूम बाप के फैसले के खिलाफ कभी सोच भी नहीं सकता। बेटे, कभी कभी बुजुर्गों के फैसले कुछ और होते हैं और दिलों के फैसले कुछ और होते हैं। नहीं नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे खानदान का फैसला है वही मेरे दिल का फैसला भी है। डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि जब से अस्पताल ने काम करना शुरू किया है हम कितने खुश हैं। हमें यूं महसूस होता है कि जैसे यहाँ बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा, बल्कि हमारे किसी लादवा दर्द की दवा हो रही है। जी मलिक साहब, नेकी का अजर सबसे बड़ा यही होता है मलिक साहब कि बंदे के अंदर के जख्म भरने लगते हैं। सरकार मंसूर साहब और मास्टर रहीम साहब आए। वो ताजू बेटा, उनको अंदर भेजो ना, जल्दी करो। आए अस्सलामुअलैकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ मंसूर बेटे, कैसे हो? जी ठीक ठाक, आपके कैसे? मेहरबानी, बैठो बेटा। अरे डॉक्टर साहब, अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप किधर? सलाम। बैठे। मालिक। अच्छा भाई मंसूर, तुम यहाँ कैसे भाई? डॉक्टर साहब, ये मेरा गांव है जी। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था भाई कि तुम मलिक साहब के गांव के रहने वाले। ये हमारे गांव का बेटा है। तमाम गांव के लोग इस पर फख्र करते हैं। हम तुम्हारी रिपोर्टें पढ़ते रहते हैं मंसूर, और नेक काम कर रहे हो बेटा। जी शुक्रिया मलिक साहब। बस अपनी तरफ से एक हल्की सी कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम हो जाए। शाबाश बेटा, शाबाश।
मलिक साहब अभी आपको असल बात का तो पता ही नहीं है, क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ, वो ये कि मंसूर हमारी तंजीम का बुनियादी मेंबर है। अरे जी भाई, आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे लोग अपनी तंजीम में रखे हुए। जी हाँ। मलिक साहब आप अभी हमारे प्रोफेसर कबीर साहब से नहीं मिले। वो तो एक फरिश्ता सिफ्त आदमी है मलिक साहब। प्रोफेसर कबीर का बड़ा नाम सुना है, इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। फिलहाल आप ये करें कि एक मैथ एजुकेशन प्रोजेक्ट कायम करें और उसमें हमारे इस मास्टर को भी शामिल करें। अगर हर आदमी एक एक चिराग रोशन करना शुरू करे तो कितनी रोशनी हो जाएगी। लेकिन मलिक साहब चिराग तले तो अंधेरा है। वो भी दूर हो जाएगा मंसूर। डॉक्टर साहब अब मेरे ख्याल में आपको ये इल्म तो हो गया है कि ये मेरा गांव। ऑफ कोर्स यस। मलिक साहब अगर इजाजत हो तो डॉक्टर साहब को अपने साथ ले जाऊं, जरा गांव की सैर करवा दूं। जरूर बेटा जरूर, जाइए आप जी लोग। डॉक्टर साहब आइए मलिक थैंक यू साहब। मच। थैंक यू। अच्छा मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आइए डॉक्टर साहब। हाफिज हाफिज। हाँ मुंशी, क्या खैर खबर है? बाकी तो सब खैरियत है सरकार, बस एक छोटी सी परेशानी है। क्या परेशानी है? सरकार, सुना है छोटे मलिक साहब बहुत नाराज हुए हैं। उसके नाराज होने से क्या फर्क पड़ता है मुंशी? उसने जो कुछ करना था वो कर लिया। अब इससे ज्यादा वो हमें क्या सता सकता है? हेलो, फ्लाइट इंक्वायरी। ये फरमाइए अमेरिका से फ्लाइट कितने बजे आ रही है? जी राइट टाइम। थैंक यू। मोनाम जल्दी करो बेटे। आ गई पापा। रिस्पॉन्सिबल किस्म की लड़की है। अरे जहाज आने में सिर्फ आध घंटा बाकी रह गया। आ गई पापा, आ गई पापा। भाई जल्दी करो। 1 मिनट पापा, 1 मिनट। अरे बेटे 1 मिनट तुम्हारा पता नहीं कितने घंटों का होता है। प्लीज बी क्विक, जहाज आने में सिर्फ आध घंटा बाकी है। तैयार हो गई। हो गई तैयार? कैसी लगती? माशाल्लाह अच्छी लग रही हो। नजर बस से बचाया मेरा मौला। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू आमिर, इतना अच्छा गिफ्ट लाए हो मेरे लिए। थैंक यू फॉर सच अ नाइस प्रेजेंट। इट्स माई प्लेजर। सदफ, अगर मेरा बस चले ना तो आज के दिन मैं तुम्हें इतना कीमती गिफ्ट दूं जो आज तक किसी ने किसी को ना दिया हो। लेकिन हमारी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें भी जैसे जिंदगी से इंतकाम लेती हैं। ऐसा मत कहो आमिर, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम्हारा ये तोहफा मेरे लिए कितना कीमती है। जब इन फूलों की हल्की हल्की महकी महकी खुशबू मेरे तक पहुंची ना तो मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे तुम्हारा खुलूस हो। अच्छा यूं करते हैं कि आज कहीं बाहर चलते हैं, सैर करेंगे, किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे, ठीक है? सदफ, एक मसला है। आज एक कमर्शियल स्पॉट की मेरी शूटिंग है। शाम तक मैं फारिग हो जाऊंगा। परवेज ये बताओ बेटे, ये स्टेट्स में वक्त कैसा गुजरा तुम्हारा? बहुत अच्छा अंकल, बहुत अच्छा। पापा, परवेज स्टेट्स क्या था कि भाई फेरू तो ज्ञानी था कि वक्त अच्छा न कटता। आप कैसे हैं यूसुफ बाबा? अल्लाह का करम है, जी रहा हूँ आप लोगों के सामने। सरकार, आपने तो बहुत दिन लगा दिए। यूसुफ बाबा वहाँ पढ़ाई हो रही थी, इम्तिहान खत्म हुए तो मैं आ गया। यूसुफ बाबा आपके हाथ की कॉफी बहुत अरसा हो गया नहीं पी, कॉफी नहीं पिलाएंगे आप? अभी लाया सरकार। जल्दी करो।
आज भाई जलाल जिंदा होते तो देखते कि मैंने उनका कर्ज उतार दिया है, लेकिन अब तुम दोनों मकरूज हो मेरे, और ये कर्ज तुम दोनों को उतारना है। कैसा कर्ज अंकल? यही कि पापा का हाथ बटाए। हाँ, बस ऐसा है कि मोना इम्तिहानों से फारिग हो लेना, तब तक तुम काम से लग जाओ, समझे? बेचारे को सांस तो लेने दें पापा, अभी तो आया है। ये वक्त जाया करने को सांस लेना कहती है। यूसुफ जी सर, मेरे कप में ज्यादा नहीं, आधा चम्मच चीनी। कोई अच्छा? चीनी नहीं डालनी, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इसने बहुत परेशान कर रखा है, थानेदार नहीं बन गई है मेरे लिए। डॉक्टर कहता है कि जो मर्जी खाओ पियो, तुम ठीक ठाक हो। इसने मेरा नाटका बंद कर रखा है यार। वैसे तो परवेज माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है पापा की, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, कोई हार्ट प्रॉब्लम, कोई शुगर, छोटा मोटा चलता रहता। परहेज बड़ा करते हैं, इतना का कोई जवाब नहीं है, बस छुप छुप के आइसक्रीम खाते हैं, वैसे नहीं। अलबत्ता ही बात है, सिगरेट नहीं पीते। बिल्कुल नहीं। आजकल बस पाइप पे गुजारा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये ला। शुक्रिया। कितने खूबसूरत फूल लेकर आते हैं आप मेरे लिए। जब भी हवेली के आंगन में फूल खिलते हैं तो हमें यूं महसूस होता है बेटे जैसे ये फूल तुम्हारी माँ की मोहब्बतों का पैगाम लाए हों, और हम इन्हें अपने हाथों से चुनकर तुम्हारे लिए ले आते हैं। अम्मी जान की हवेली में अब तो अस्पताल खुल गया है। उनका कमरा कैसा है बाबा? उसे हमने बंद कर दिया है। हर चीज उसी तरीके से पड़ी है जैसा तुम्हारी माँ छोड़ गई थी। अम्मी जान का तो इलाज नहीं हो सका, अब उनकी हवेली में लोगों का इलाज होगा तो उनकी रूह को कितनी खुशी होगी ना बाबा। तुम ठीक कहती हो बेटे, लेकिन अब तुम तो दिल लगाकर अपना इलाज करा लो। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? दिन ब दिन सोकर घाटा होती जा रही है और मुझे कहती हो मुझे क्या हुआ। हमें यूं मालूम होता है जैसे तुम हमें हमारे फैसले की सजा दे रही हो बेटी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कोई गलत फैसला नहीं किया। आपका साया मेरे सर पर है, सजावल डॉक्टर बन जाएगा, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। खुदा तुम्हें सदा खुश रखे बेटी। अब तुम्हारी खुशी ही तो हमारी जिंदगी है। सजावल हवेली से चला गया है, तुम अकेली अकेली सी लगती हो बेटा। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल अकेली नहीं, मेरा सजावल मेरे साथ रहता है। माँ की मोहब्बतें, आपकी शफकतें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। हम डॉक्टर से बात करते हैं बेटा, और हम तुम्हारा मुकम्मल तौर पर इलाज कराना चाहते हैं। बाबा पहली बात तो यह है कि मैं बीमार नहीं, और अगर हूं तो मैं इस हवेली के रवायात को कुर्बान करके सेहतयाब नहीं होना चाहती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, क्योंकि आपने मेरा बर्थडे याद रखा और मुझे फोन किया। इसका मतलब तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हारा बर्थडे याद रहेगा? नहीं मलिक साहब, मुझे तो आप पर पूरा एतमाद है। इस एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, इस खुशी में आज तुम लोगों ने मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना है। लेकिन मलिक साहब, देखो तुम तो जानती हो, लेकिन अगर मगर के अल्फाज न मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और न किसी के मुंह से सुनना पसंद करता हूं। बस तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं तैयार होके अभी पहुंच रहा हूं। जी अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। मलिक साहब ने अजीब उलझन में डाल दिया है हमें। क्यों, क्या हुआ? आज मैंने आमिर के साथ एक पार्टी पे जाना था। मलिक साहब कहते हैं कि तैयार हो जाएं, शॉपिंग के लिए जाना है हम लोगों ने।
वैसे बेटी, आमिर के मामले में तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा। उस रोज भी मलिक साहब ने उसे यहाँ देखा था ना, तो वो बहुत नाराज हो रहे थे। आमिर के मामले में मैं किसी की परवाह नहीं करती। मैंने आपसे भी कह दिया था कि मैं आपका हर हुक्म मानूंगी, लेकिन आमिर के मामले में मैं कोई बात नहीं मानूंगी आपकी। मैं अब भी कुछ नहीं कह रही बेटी, लेकिन तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत सी कामयाबियां हासिल करना है, और कामयाबियों का रास्ता दिल से नहीं दिमाग से गुजरता है। जिंदगी में कुछ बन जाओ, कोई मकाम हासिल कर लो, फिर जो तुम्हारे जी में आए तुम करती रहना। लेकिन अम्मी, अगर हम शॉपिंग के लिए चले गए और आमिर आ गया तो वो क्या सोचेगा? भाई, आमिर को मैं खुद समझा लूंगी। वो दिल के फैसले दिमाग से करता है, समझदार लड़का है। मैं समझाऊंगी तो समझ जाएगा। यूसुफ बाबा। जी सरकार। बाबा जल्दी से चाय ले आए। अभी लाया सर। जल्दी से। रात कैसी कटी? मैं सारी रात खुशी से सो ही नहीं सका। खुशी से या स्टेज छोड़ने के दुख में नींद नहीं आई? दुख किस चीज का? इंसानी रिश्तों की अहमियत का अंदाजा तो वहां होता है, और फिर इंसान अपने तमाम छोटे बड़े रिश्तों पर नजरसानी करके उन्हें नए सिरे से जोड़ता है। ये क्या जोड़ तोड़ की बातें हो रही हैं आज? अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम सलाम। मौसूफ स्टेज से जोड़ तोड़ का फनी तो सीख कर आए हैं। वैसे तुम्हारी आमद का एक नतीजा बहुत अच्छा निकला है। मोना वक्त की पाबंद हो गई है। खैर, ये इनकी आमद का नतीजा नहीं है, एक अदद क्लास को अटेंड करने की जल्दी का नतीजा है। आई सी। डोंट वरी अंकल, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे तुम्हें आज मेरे साथ दफ्तर जाना है। जी। पापा, आज तो बेचारे को माफ रखें। ये वक्त जाया करने को आराम करना कहती है। इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना। अच्छा हाँ। आप लोग जाके ऑफिस में वक्त जाया कीजिए। नो शुगर। मैं चली क्लास अटेंड करने। राइट। परवेज, शाम को फ्री हो? हाँ हाँ। चलेंगे ड्राइव पे? हाँ जरूर। अच्छा, खुदा हाफिज़। बाबा बाय। अंकल, मैं जल्दी से ड्रेस चेंज कर लूं। हाँ हाँ। बी क्विक। यस। अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखते हैं, जहां तक नजर जाती है हमारी जमीनें हैं। जब नजर झुकाकर अपने दामन की तरफ देखते हैं तो हमारा दामन खाली है मुंशी। कोई तो ऐसा दर होगा मुंशी कि जहां हम जाकर सदा लगाएं और कोई खुशियों के बचे खुचे और चंद बासी टुकड़े हमारे दामन में डाल दे। सरकार आप तो बहुत बड़े हौसले वाले हैं, आप क्यों हौसला आ रहे हैं सरकार? तुमने कभी कोई ऐसा दरख्त नहीं देखा मुंशी जो बड़ा तनावर होता है लेकिन अंदर से खोखला हो रहा होता है? हमारी हालत उसे दरख्त जैसी है मुंशी। सरकार, मलिक शाह मुराद इतने बुरे नहीं हैं। वो एक न एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। हमें मलिक शाह मुराद की फिक्र नहीं है मुंशी। हमें उसकी हवेली की फिक्र है। उसकी हवेली वाले बहुत बीमार हैं। सरकार, तो अब तो घर में अस्पताल खुल गया है, उनका इलाज हो सकता है। इसके लिए हमें मलिक शाह मुराद से इजाजत लेना होगी जो वो हमें नहीं देगा, और उसकी हवेली वाले उसकी इजाजत के बगैर इलाज नहीं कराएंगे। सरकार, मलिक सजावल खान अब जवान हो गया है और वो अपने बाप की जगह फैसला कर सकता है। ठीक कहते हो मुझे तुम। डॉक्टर साहब शहर से आएंगे, हम उनसे मशवरा करेंगे।
सिंदूरी बेटी, जी बाबा, एक गिलास पानी तो देना। अभी लाई। ये लो बाबा। बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ। अम्मा, अम्मा बाबा बुला रहे हैं। ये तुम्हारी खांसी तब छूटेगी तब तुम हुक्का पीना छोड़ोगे। माँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जब मंसूर यहाँ था ना तो बाबा हुक्के को हाथ नहीं लगाता था। और क्या, जब से मंसूर गए बाबा ने हुक्का पीना फिर शुरू कर दिया। मानता ही नहीं है किसी की बात। औलाद जब जवान हो जाए ना तो उससे हया आने लगती है। जब से मंसूर गया है दिल खाली सा हो गया। हाँ, जब छुट्टियां गुजार कर जाता है तो दिल जैसे खाली कर जाता है। हाँ नूरी की माँ, मंसूर के जाने से दिल खाली हो जाता है। इस बार जब जा रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसे आखिरी बार देख रहा हूं। और अब मेरे जनाजे को मंसूर का कंधा भी नसीब नहीं होगा। ये सुबह सुबह तुमने कैसी बातें शुरू कर दी हैं? सच कह रहा हूं नूरी की माँ, मंसूर के जाने के बाद दिल बुझ सा गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसे आखिरी बार देख रहा हूं। बाबा, बाबा ऐसी बातें नहीं करते। मौत तो बरहक है। मेरी अल्लाह मियां से ये दुआ है कि नूरी का घर बसाने तक मुझे जिंदगी दे। आमीन। मुझे जिंदगी दे। मैं तो समझी थी कि परवेज आएगा तो तुम सारा दिन खिलखिलाती फिरोगी, लेकिन तुम तो बड़ी नॉर्मल हो। परवेज का आना कोई ऐसे नॉर्मल बात तो नहीं कि मैं अब नॉर्मल हो जाऊं। वो तुम्हारा कजन है, तुम्हारा फियांसे है। वो मेरा कजन है और बहुत प्यारा कजन है। बाकी जहाँ तक इसके फियांसे होने का ताल्लुक है तो वो मेरे दिल का नहीं, मेरे पापा का फैसला है। तो क्या तुम्हारे दिल का कोई और फैसला है? नहीं, ऐसा भी नहीं। हेलो मना। हेलो साशा। मैं तुम्हारा ही सोच रही थी। अब खुदा के लिए वो घिसा हुआ फिक्रा मत कह देना। अच्छा तो तुम लोग बातें करो, मैं क्लास अटेंड करके आती हूँ। हाँ जी, चलें कैफेटेरिया में चल के बातें करें। ये शुगर मिल्क की फाइल है जो हम मलिक शाह मुराद के साथ मिलकर लगाना चाहते हैं, लेकिन वो शख्स इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं ले रहा। कल ये जिम्मेदार लोग बिजनेस में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। उनका ताल्लुक चूंकि जमीनों से होता है इसलिए उनके दिल भरे हुए होते हैं। ये तो बिजनेसमैन होता है जिसकी तिजोरी भरी और दिल खाली होता है, और वो नए नए प्रोजेक्ट लगाकर अपने खाली दिल को भरने की कोशिश करता है। बेटे, उनकी इन कोशिशों से ही शायद तरक्की करता है। ये जो तुम्हें बड़े बड़े शहर नजर आ रहे हैं, इन्हें जिम्मेदारों या जागीरदारों ने आबाद नहीं किया, बल्कि इनकी बुनियादें छोटे छोटे दुकानदारों ने रखी है और मार्केटों ने इन्हें तरक्की दी है। यस। और बेटे, ये फाइल है उस प्रोजेक्ट की जो हम चौधरी खैरदीन के साथ मिलकर प्लाजा बना रहे हैं। चौधरी खैरदीन इस शहर का गॉडफादर है। उसे लोगों की पार्टनरशिप में सिक्योरिटी मिलती है। अंकल, शहर तो तहजीब का जंगल होता है और ये गॉडफादर उस जंगल के कवानीन के मुहाफिज होते हैं। उनसे तो बना के रखनी पड़ती है। अच्छा ऐसा बेटा, तुम इन फाइलों को पढ़ो, इन पर बाद में डिस्कस करेंगे। असल में मुझे एक मसला और डिस्कस करना है, वो ये है कि शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी अंकल, जो आप बेहतर समझें मुझे मंजूर है। दैट्स गुड। असल में परवेज, बात यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आई हैव गॉन टायर्ड नाउ। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और मेरा ख्याल है कि
मैं मोना के इम्तिहानों के फौरन बाद कोई तारीख मुकर्रर करके तुम दोनों की शादी कर दूं। शादी के बाद तुम दोनों मोना के रिजल्ट तक स्विट्जरलैंड रहो। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ रकम जमा करा दी है बेटे। नाउ टेल मी, डू यू लाइक दिस प्रपोजल? यस आई डू। तुमने मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तुम तो 1 हफ्ते में आ रहे थे, 2 दिन में कैसे आ गए? मोना, ये जो तुम्हारा शहर है ना, इसमें बड़ा अजीब सहर है। ये मकड़ी के जाले की तरह बंदे के दिलो दिमाग के गिर्द अपने सहर का जाल बुनता है, फिर बंदा इस जाल से निकल नहीं सकता। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम इस शहर को मिस कर रहे थे, यहाँ के लोगों को नहीं। हर शहर की शख्सियत तो वहां के रहने वालों से बनती है, बाकी ये हसीन मनाजिर, ये तो इंसानी नातों का मंजरनामा होता है। तुम्हारी वो कजिन, क्या नाम है उसका? नूरी। हाँ, वो कैसी है? बस वैसी है जैसी पहले थी। ये गांव के लोग बदला नहीं करते। हाँ, वो तुम्हारे कजन आने वाले थे, वो आ गए? हाँ, आ गए। कैसे हैं वो? ठीक है। तुम उसका जिक्र बड़े कैजुअल अंदाज में कर रही हो। तो और कैसे करूं? भाई इतने सालों बाद वो आए हैं, उसके आने से कुछ एक्साइटमेंट, वो फैसला वाली बात के कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कफस उदास हो तो सबा से कहो कि जिक्र यार करे। कुछ सुना तुमने? क्या? प्रोफेसर कबीर ने इस्तीफा दे दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी क्लास है। ठीक है बेटे, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है काजी साहब, आज कोई खामोशी सी है? हाँ, नहीं कोई खास बात नहीं। कुछ तो है काजी साहब। मिर्जा साहब, एक बात बताएं, क्या ये सच है कि भेड़िए रात के वक्त जब एक जगह जमा होते हैं तो सब इस इंतजार में होते हैं कि पहले किसी नींद आती, और जैसे ही किसी की आंख झपकी सारे भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं और चीर फाड़ के खा जाते हैं। इज दिस ट्रू? काजी साहब, इस बात से आपके जहन में क्या तमसील बनती है? यही कि इंसान भी ऐसा ही है, कोई कमजोर इंसान नजर आया बाकी उस पर टूट पड़ते हैं। वाह काजी साहब, आप इंसान को कभी हैवानी सतह से ऊंचा नहीं देखते। अरे मिर्जा साहेब, हैवान तो बेचारा बड़ा मासूम होता है, अपनी जबिल्लतों पर जिंदा रहता है, और ये आज का इंसान, इससे तो हैवान भी शर्मसार। छोड़िए मेरे साहब, एक बात बताइए, क्या प्रोफेसर कबीर ने वाकई इस्तीफा दे दिया? वैसे काजी साहब, आपको प्रोफेसर कबीर के इस्तीफे की कोई फिक्र होने लगी? अरे फिक्र इसलिए ऐसा है कि वो इस्तीफा देंगे तो कुर्सी खाली होगी, उस कुर्सी पर आप जाएंगे तो कुछ हमें भी सरकने का मौका मिलेगा। तो गोया आप इसी ताक में बैठे हुए थे। अरे मिर्जा साहब, ये सर्विस क्लास के लोग इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब कोई सीनियर अफसर मरता है या कब कोई रिटायर होता है। रिटायर होने वाले को अपनी रिटायरमेंट की तारीख का सही पता नहीं होता, जितना उसको पता होता है जो उसकी जगह प्रमोट हो रहा होता है। तो फिर काजी साहब, खुशियां मनाइए, प्रोफेसर कबीर का इस्तीफा मंजूर हो गया है। हाँ, वेरी गुड, रियली। आइए, इसी खुशी में आज मैं आपको चाय पिलाता हूँ। काजी साहब, आप चाय पिएं और खुशियां मनाएं, मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। क्या बात है खाला, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सर में हल्का सा दर्द है। मैं आपको दवा ला दूं? नहीं शुक्रिया, दवाई तो मैंने अभी खाई। खाला, वो सदफ नजर नहीं आ रही। वो किसी काम से गई है। काम से? लेकिन कहाँ? जरूरी तो नहीं कि वो जहां जाए तुम्हें बताकर जाए। नहीं खाला, आज हमारा एक प्रोग्राम था, हमने एक पार्टी में जाना था। आमिर, तुम्हारे साथ सैर सपाटों के अलावा भी उससे बहुत से काम। मुझे यकीन नहीं है कि मेरे साथ प्रोग्राम बनाकर वो कहीं किसी दूसरे काम से भी जा सकती है।
नहीं खाला, वो मेरा ख्याल लौट आएगी, मैं कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ। वो शाम तक लौट कर नहीं आएगी, इसके बावजूद तुम्हें इंतजार करना है तो बेशक करो। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हम दोनों चुप चुप क्यों हैं? How do I know? मुझे पता है, जब मैं अमेरिका में था ना, मैं सोचा करता जब पाकिस्तान जाऊंगा तो मूना से इतनी बातें करूंगा कि मूना बोर हो जाएगी। वो तो मैं अभी भी हो रही हूँ। क्या? यानी तुम अभी से मुझसे बोर होना शुरू हो गई? अरे मैडम, इस बोरियत के साथ तो अब सारी उम्र गुजारनी है। तुमने नहीं बताया स्टेज कैसा लगा? कैसा लगता? तुम्हारे बगैर बिल्कुल उदास। मक्खन कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरे ख्याल में तो कुछ कम है। ये बताओ, वहाँ कोई एडवेंचर, कोई रोमांस क्या करते रहे हो? अरे हाँ, वहाँ की अमेरिकन हसीनाएं तो इस प्रिंस ऑफ इंडस वैली के लिए ठंडी ठंडी आहें भरती थी। इस एक्सीलेंसी प्रिंस को बेचारियों को जरा भी तरस नहीं आया। कैसे आता? हम तो खुद एक देसी हसीना के तस्वर में ठंडी ठंडी आहें भरते थे। आपका फोन है। अच्छा शुक्रिया। अच्छा यूसुफ से कहिएगा जरा दो जूस ला देते। ओके। हेलो, हाँ साशा। कुछ नहीं, अपने कजिन प्रिंस के साथ जरा गप्पे मार रही थी। हम एक्चुअली उन अमेरिकी हसीनाओं की बातें कर रहे थे जो उन पर मर मिटे हैं। जी हाँ, ये तो उनके फराक में आहें भर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मंसूर के साथ जाना है। मैं उसे कॉल कर दूंगी ना, तुम आ जाना। ठीक है, ओके, बाय बाय। मंसूर साहब कौन शख्सियत है? एक शख्सियत, बड़े ब्रिलियंट टैलेंटेड से जर्नलिस्ट हैं। बस उन्हें कुछ खिदमत खल्क का ऑब्सेशन सा है। मरीम, ये तो अच्छी बात है। But at what cost? At the cost of one one's future? मतलब जो मिडिल क्लास के ब्रिलियंट और टैलेंटेड लड़के होते हैं ना, ये अपना मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाते। लेकिन मंसूर तो इतना एम्बिशियस नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि मिडिल क्लास का भी हो, ब्रिलियंट भी हो, टैलेंटेड भी हो और एम्बिशियस ना हो? यही तो इसकी अजीब बात है। मैं नहीं मानता। क्या बात है मलिक साहब, आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। मलिक शाह मुराद के घर वालों की तबीयत ठीक नहीं रहती। क्यों? क्या हुआ उन्हें? हमारे ख्याल में कुछ बीमार हैं और अपनी बीमारी का हमें नहीं बताते। तो इससे आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो बीमार हैं? वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। इसके लिए तो उनका कंप्लीट चेकअप करवाना पड़ेगा मलिक साहब। आपको हमारी रिवायतों का इल्म नहीं है। मैं साहब, अब जमाना बदल चुका है, अब इन रिवायतों की जरूरत नहीं रही। इन रिवायतों की जरूरत तो कभी भी नहीं थी डॉक्टर। ये तो खुद को आवाम से पहलातर और बुलंद साबित करने के मुख्तलिफ तरीके थे। हम इन रिवायतों से एक बार जख्म खा चुके हैं डॉक्टर, दोबारा जख्म नहीं खा सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर कि हम चंद दिन के लिए सजावल खान को यहां बुला लें, फिर वो जो कहेगा वो ही करेंगे? आप रिलैक्स हो मलिक साहब, ठीक है, हम सजावल खान को बुलवा लेते हैं। राजू। जी सर का। चलो बेटा। जी बेहतर। भाई अजीब बात है मंसूर मियां। क्या अजीब बात है मजरू साहब? भाई हम इतनी देर से आपकी समा खराशी के मुंतजिर हैं और आप हैं कि खराफात में उलझे हुए। किस में उलझे हुए? हाँ, खराफात में उलझे हुए।
बस मजरू साहब मैं 2-4 सतरें और लिख लूं तो जनाब फिर खुद को समा खराशी के लिए पेश कर दूंगा। यस सर। अल्लाह दीता जी। ये फाइल सराई साहब को दो। अच्छा। जी मजरू साहब। ये हुई ना बात भाई, शेर अर्ज किया है कि... हेलो मंसूर। हाँ क्या हाल है? क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं और साशा रावल डैम जा रहे हैं, पहुंच सकते हो? मैं आ जाता हूँ। राइट दिन, खुदा हाफिज। मंसूर मियां, ये किसी सिनफे नाजुक का फोन लग रहा था। मजरू साहब ये आपको कैसे मालूम हो गया कि ये सिनफ नाजुक का ही फोन था? भाई आपके होठों से शहद टपक रहा था, आंखों से मताबियां फूट रही थी, तो इस बंदा बेदामो गुलाम हकीर पुर तफसीर के दिले नादार में शेरों का नुज़ूल हो रहा था। अभी अभी एक शेर हुआ है, अब मुलाहिजा फरमाइए। जनाब नहीं जनाब, आपको सराई साहब बुला रहे हैं जी। बाखुदा इस दफ्तर में अब हम रहेंगे या ये सहरा ही रहेगा? अरे नहीं मजरू साहब, मैं बस 1 मिनट में उनसे जान छुड़ा के आया, आप क्यों घबरा रहे हैं? देखिए मंसूर मियां, अगर आप आज भी ना आए तो बाखुदा हम शायरी ही छोड़ देंगे। ये तो आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन मैं अभी आता हूँ। हाँ बस आ रहा हूँ। कभी अपने कजन से मुलाकात तो कराओ भाई। पापा ने उसे आते इतना बिजी कर दिया है कि मेरी भी उससे खाने की मेज पर ही मुलाकात होती है। मैं भी कई बार उससे मिलने के लिए गई हूँ, लेकिन इससे मुलाकात ही नहीं हुई। बाय द वे वो यहाँ कैसे फील कर रहे हैं? मोना की वजह से तो बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, आखिर ये उनकी फियांसी है। साशा तुम इतनी फजूल बातें क्यों करती हो? खैर मंसूर, मैं चाहती हूँ कि तुम परवेज से मुलाकात करो, तुमसे मिलो। भाई मैं ऐसी कौन सी अहम शख्सियत हूँ जिससे तुम उसे मिलाना चाहती हो? तुम हो, तुम्हारा ये तो प्रॉब्लम है, तुम खुद को नहीं जानते। अच्छा हाँ, वो पापा ने परवेज के इम्तिहान पास करना पाकिस्तान आने की खुशी में एक पार्टी दी। शहर की सारी इलेक्ट्रिक पार्टी में शामिल हो। तुम भी आओ ना। दावत का बहुत शुक्रिया। असल में तुम्हारी क्लास और है, मेरी क्लास और। ऐसी पार्टी में शामिल होकर मैं अपनी क्लास को बीट्रे नहीं करना चाहती, ये बात है ना? ऐसी बात नहीं है भाई। एक्चुअली मना, मैं ऐसी पार्टीज में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं और साशा जो होंगे, you will be comfortable। अगर तुम लोग मुझे माफ रखो तो मेहरबानी होगी। माफी की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल नहीं है, तुम्हें आना होगा डेफिनेटली। ओके भाई, तुम कहते हो तो आ जाऊँ। ये हुई ना बात। That's the spirit। चले? चलो।